की शुरुआत करते हैं, मंजिलों को वही हासिल करते हैं। एक बार हौसला तो रखिए यारो, मुसाफिरों का रास्ते भी इंतजार करते हैं। हमारे बीच सफरनामा विशेष कार्यक्रम में चर्चाओं के क्रम में जुड़ चुके हैं इंदौर के मुखिया, इंदौर के डीआईजी, जी हाँ, श्री हरिनारायण चारी मिश्रा जी। चर्चा करेंगे कि एक शिक्षक के बेटे से लेकर के इंदौर के डीआईजी तक का सफर कैसा रहा। तमाम सुख सुविधाओं और संसाधनों के अभाव होने के बावजूद कैसे ये सफर उन्होंने हासिल किया, कैसे उतार चढ़ाव आए और कैसे ये मुकाम हासिल हुआ। तमाम चर्चाएं रहेंगी। इंदौर के अपराधों पर भी करेंगे चर्चा। हमारे बीच हरिनारायण चारी मिश्रा जी जुड़ चुके हैं। सर, हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। आपके पारिवारिक परिदृश्य के बारे में थोड़ा सा बताइए ना कि पारिवारिक पृष्ठभूमि कैसी रही। पिताजी आपके शिक्षक थे तो कैसा क्या माहौल था, क्योंकि आप बिहार के एक छोटे से कस्बे सिवान से हैं और सुख सुविधाएं बोली जा सकती हैं कि उस समय बिजली उतनी ज़्यादा नहीं हुआ करती थी, सुविधाएं उतनी ज़्यादा नहीं थी, तो कैसे जीवन यापन हुआ और कैसे ये जुनून, ये जज्बा आपके अंदर प्रवाहित हुआ? मैं एक सिवान के एक छोटे से कस्बे से हूँ, लेकिन मेरा मानना है कि जब आप छोटी जगहों पर रहते हैं तो जो ज़मीनी चीज़ें हैं, जो ज़मीनी चुनौतियाँ हैं, समस्याएं, उनको ज़्यादा बेहतर ढंग से देख सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि सफलता के लिए आपके पास बहुत ज़्यादा संसाधन हो। सफलता के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि आपके पास एक इच्छा शक्ति हो और इसके लिए लगातार प्रयास करने का लगन हो। अगर इसके साथ आप आगे बढ़ते हैं तो मुझे लगता है इसमें कोई भी बाधा सामने नहीं आ सकती। जहाँ तक हम जानते हैं कि उस समय जब हम लोग पढ़ते थे तो उसमें बिजली भी कम होती थी, क्योंकि धीरे धीरे ग्रामीण क्षेत्रों में कई बार ये समस्या होती थी। सड़कों की स्थिति ठीक नहीं थी, स्कूल्स गांव में नहीं थे, बहुत सारी छोटी छोटी समस्याएं जो रहती हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये समस्याओं को आपको पीछे छोड़ करके अपनी इच्छा शक्ति के बल पे आगे बढ़ना होता है। और अगर सही लगन है आपको, अगर आपने ठान लिया है कि हमें सही तरीके से छोटे मोटे असफलताओं से नहीं पीछे हटना है, असफलताओं को एक सबक के रूप में लेना है, तो फिर मुझे लगता है कि हर असफलता आपको एक मजबूती देती है, आपको आगे बढ़ने में मदद करती है। और इसमें चाहे ग्रामीण इलाके से आते हों, चाहे आप कम संसाधनों से आते हों, चाहे आप छोटी कस्बों से आते हों, ये सारी चीज़ें आपकी सफलता में या आगे बढ़ने में बाधक नहीं हो सकती। सर, छोटी उम्र से ही प्रतिभाएं आपके अंदर जन्म ले चुकी थी। माना जाता है कि शायद आप 10 या 12 साल की उम्र के थे तभी आप क्विज कॉम्पिटिशन्स वगैरह जो होती थी उसमें पार्टिसिपेट करते थे और अव्वल आते थे उसमें भी। मतलब कहीं ना कहीं बचपन से ये हुनर बोला जा सकता है कि बाय बर्थ आपके अंदर कहीं ना कहीं बना हुआ था। और पिता आपके शिक्षक थे, तो इसका आपके जीवन पर कैसा क्या असर रहा? देखिए, घर में जब शैक्षणिक माहौल होता है तो एक स्वाभाविक तौर पे शिक्षा के प्रति आपका रुझान होता है। शिक्षा के प्रति आगे बढ़ने की, शिक्षा के बच्चों को समझने की आप में एक सहज प्रवृत्ति विकसित होती है। और मुझे लगता है कि ये चीज़ें आपके आगे सफ़र में, आगे आपकी पढ़ाई के दौरान काफ़ी मदद करती हैं। जहाँ तक क्विज की बात है, क्विज निश्चित तौर पर मेरा एक शौक़ था। प्रारंभिक दिनों में चीज़ों को जब आप पढ़ते हैं और जब क्विज की आपकी एक हॉबी हो जाती है, तो आप देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ों को पढ़ने का आपका नज़रिया भी बदलता है। आप बड़ी गहनता से चीज़ों को पढ़ने लगते हैं, माइन्यूटली चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, छोटे छोटे फैक्ट्स को आप देखते हैं। तो मुझे लगता है कि शुरुआती दिनों में जो भी शैक्षणिक माहौल था, जो भी स्कूल थे, जो घर का माहौल था, इसके कारण एक इस तरह की प्रवृत्ति जरूर बनी कि चीज़ों को ठीक ढंग से पढ़ा जाए। और जब एक बार आप सफल हो जाते हैं किसी, चाहे क्विज में हो, चाहे डिबेट में, तमाम चीज़ों में, तो फिर आपका उत्साह भी बढ़ता है। तो कहा जाए कि अगर छोटे जगहों पे इसमें जगह महत्वपूर्ण नहीं है, आपके अंदर का हौसला महत्वपूर्ण है, आपके आसपास का परिवेश महत्वपूर्ण है, पूरे शहर से और पूरे कस्बे से आपका बहुत ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता है। तो मुझे लगता है कि मैं इसमें सौभाग्यशाली रहा कि मुझे एक सकारात्मक माहौल मिला। इसमें मैंने मेहनत से कोशिश की, पूरी लगातार कोशिश की, और जिसका परिणाम लगातार बेहतर आता है। सर, चूँकि ग्रामीण परिदृश्य रहा तो खेलना कैसा रहा था? कौन से खेल आपको बहुत ज़्यादा पसंद थे? क्या कभी पिताजी से डांट वगैरह पड़ी? क्योंकि मान लीजिए, ठीक है, गंभीरता आपके अंदर हमेशा से थी, आप पढ़ने में बहुत अच्छे थे, बड़े हुनरबाज भी थे, पर ये एक दौर तो सभी के जीवन में आता है कि कुछ गलतियां होती हैं बचपने में, लड़कपन में, खेल के दौरान या पढ़ाई के दौरान। जब पिताजी की डांट जो रहती है वो हमें भी पड़ी, आपको भी जरूर पड़ी। क्या दर्शकों को बताना चाहेंगे? निश्चित तौर पे जब हम बड़े होते हैं तो कई छोटी मोटी त्रुटियां भी करते हैं, कई गलतियां भी करते हैं, और उस दौरान निश्चित तौर पे हमें डांट भी पड़ती है। मुझे याद है एक छोटी सी घटना है, जब मैं 7th में पढ़ता था और मुझे स्कूल के एक कार्यक्रम में
बुलाया गया स्कूल के कार्यक्रम में। मुझे स्कूल की तरफ से एक टीचर थे, उनके अचानक, शायद मुझे पहली बार पब्लिकली बोलना था, और उस कार्यक्रम में अचानक मुझे बुलाया गया और मुझे उनका सम्मान करना था। मैं चूँकि पहली बार बोल रहा था तो मुझे याद है कि मैं गलती से उनको बड़े भाव विभोर हो करके, और मैंने जो शिक्षक जो सेवानिवृत्त हो रहे थे अपने क्लास की तरफ से, मैंने कहा कि मैं पूरे क्लास की तरफ से बहुत ही हृदय से इनको हार्दिक श्रद्धांजलि देता हूँ। तो ऐसे शब्द अचानक निकल गए। वो अचानक लोगों को उनको झटका लगा। बड़े गुस्सैल किस्म के बड़े अच्छे टीचर थे, आदरणीय थे, लेकिन बड़े उनमें गुस्सा था। वो अचानक उस बात पर काफ़ी, तो उस दौरान भावनात्मक उस दौरान जब मेरे पिताजी को ये बात पता चली तो उन्होंने काफ़ी डांटा था कि इस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो छोटी छोटी घटनाएं, छोटी छोटी त्रुटियाँ होती हैं, और जब हम आगे बढ़ते हैं, आगे जब सफ़र तय करते हैं, तो माता पिता का रोल होता है कि वो एक, जैसे घड़े को कुम्हार जो है अंदर से हाथ लगाकर और बाहर से थप्पी दे करके सांचे में ढालता है, उसको ऊपर से उसको थप्पड़ से उसको अलग अलग तरीके से उसको एक शेप देने की कोशिश करता है, लेकिन अंदर से उसका एक सहारा रहता है। तो इस तरह की माता पिता का रोल हम सबके जीवन में होता है, और मेरे जीवन में भी हमारे पिताजी, हमारे माता का बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा। सर, ग्रामीण क्षेत्र पीछे छोड़कर जब आप उच्च शिक्षा के लिए BHU की तरफ गए, बनारस गए, तो वो दौर कैसा था? क्योंकि यहाँ आप घर में माता पिता के साथ में तमाम सुख सुविधाओं के साथ, एक जो घर में जो मिलती हैं उन तमाम सुख सुविधाओं के साथ, समय पर खाना मिल रहा है, समय पर सो रहे हैं, सभी चीज़ें समय पर होती हैं। पर जब हम घर से बाहर निकलते हैं, घर की दहलीज को लांघ देते हैं और जब अपने सपनों को लेकर के आगे बढ़ते हैं, तो वो दौर कैसा था सर, जब आप घर छोड़ के, माताजी का आंचल छोड़ करके, उनकी रसोई, उनका खाना छोड़ के जब आप BHU की तरफ बढ़े, तो कैसा जीवन के रण में जब आप उतरते हैं तो उसका पहला चरण होता है कि आप घर छोड़ करके बाहर एक परिंदे की तरह खुले आकाश में उड़ने के लिए उड़ान भरते हैं। जब आप घर में होते हैं तो बहुत सारा आपको संरक्षण होता है, हर बात पे आपकी एक नज़र रहती है, एक मॉनिटरिंग रहती है। लेकिन जब आप बाहर निकलते हैं तो आपको हर तरह की स्वतंत्रता भी मिलती है, आपको स्वच्छंदता भी मिलती है, और आपको एक हिम्मत भी मिलती है, आपका आत्मविश्वास भी बढ़ता है। तो मुझे लगता है कि सारे परिवेश में मिला। मैं वहाँ से आगे मैंने कुछ दिन सिवान पढ़ाई की, फिर मैं BHU में आया, फिर मैं अलग अलग जगहों पे, कई जगहों पे रहा, लेकिन इसका एक सकारात्मक असर रहा, एक सकारात्मक इसका एक मुझे फ़ायदा मिला। स्कूल कॉलेज के दिनों में भी वहाँ पे जो माहौल था, काफ़ी एक प्रतिस्पर्धात्मक माहौल था। वहाँ एक इंट्रेंस टेस्ट के बाद बहुत सारे पूरे पूर्वांचल और आसपास के क्षेत्र के उसमें बहुत सारे विद्यार्थी आते थे। ठीक, मुझे लगता है कि मेरा जो परिवेश था बड़ा प्रतिस्पर्धा वाला था, बड़े अच्छे अच्छे उसमें हमारे मित्र थे, और निश्चित तौर पर उनके साथ में पढ़ने से, वह साथ में तैयारी करने से एक तैयारी को एक नया धार मिला, एक नया पैनापन मिला। सर, पढ़ने के आप काफ़ी शौकीन थे, तो कौन सा सब्जेक्ट सर आपने लिया था और किस सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा रुचि थी आपकी? मेरी ये इच्छा थी कि हम कुछ भी ऐसा पढ़ें जिसमें बहुत ज़्यादा कोचिंग या बहुत सारा किसी का भागना ना पड़े। तो मुझे लगता है कि भूगोल है, इतिहास है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट हैं जिसमें आप स्वाध्याय से पढ़ सकते हैं, इसमें कोई चीज़ ऐसी ना हो जो आपको समझ में ना आए। बाकी विज्ञान में भी मेरी रुचि थी, मैंने 12th तक विज्ञान में पढ़ाई की, लेकिन मुझे लगा कि आगे की पढ़ाई में विज्ञान में तमाम सहयोग और कोचिंग्स और बहुत सारे चीज़ों के हैं जो स्वाध्याय से शायद नहीं कर पाए। मैंने हिस्ट्री से पढ़ाई की, हिस्ट्री से मैंने मॉडर्न इंडिया में वहाँ से पोस्ट ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई की, और मैंने स्वाध्याय से ही पढ़ा। और जिस साल मैं पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ रहा था उस साल मेरा UPPSC में MA के रिजल्ट से पहले मेरा 21 वर्ष की उम्र में मेरा सिलेक्शन हो गया था। बाद में मैंने उसको छोड़ दिया, फिर मैंने इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस ज्वाइन किया, भारतीय रेल यातायात सेवा, फिर 1 साल बाद मैंने उसे भी छोड़ दिया, फिर मैं वर्तमान सेवा में आया। तो मुझे लगता है कि अगर आप एक सही माहौल में हो, एक सही लगन से हो और स्वाध्याय से हो, क्योंकि इस पूरी प्रक्रिया के दौरान मैंने किसी कोचिंग का सहारा नहीं लिया, स्वाध्याय से पढ़ा, खुद पढ़ा, और मुझे लगता है कि अगर सही दिशा में हम पढ़ें, स्वाध्याय से पढ़ें, तो सबसे ज़्यादा प्रभावी होता है। तो ये बहुत गौर फरमाने वाला विषय है दर्शकों की, किसी प्रकार की कोचिंग नहीं ज्वाइन की, संसाधनों का अभाव भी रहा, परंतु कभी भी इसे महिमा मंडित करके बताया नहीं गया कि मैं संसाधनों के अभाव में पला बढ़ा या मुझे वो चीज़ें मुहैया नहीं हो पाई, वो संसाधन मुहैया नहीं हो पाए। क्योंकि आज सफल हैं तो ये मूल मंत्र होता है जीवन का कि अगर अदम्य साहस जीवन में है, अगर अटल इच्छा शक्ति है, तो
किसी भी मुकाम को हासिल किया जा सकता है और मंजिल खुद सजदे में सर झुकाती है, जिसका साक्षात परिणाम, साक्षात उदाहरण एक व्यक्तित्व हमारे सामने मौजूद है, इंदौर डीआईजी हरिनारायण चारी मिश्रा जी। सर कैसे देखते हैं, चूंकि आपने बीएचयू का सफ़र बताया, कॉलेज का एक बड़ा ही शानदार दौर रहता है, क्या आपके साथ भी रैगिंग वगैरह कोई ऐसा वाकया हुआ या कभी आपने रैगिंग का कोई दृश्य आपके सामने कुछ ऐसा देखा? सामान्य तौर पे जब अपने हॉस्टल्स में जाते हैं तो कई बार आप परिचय के दौरान इस तरह की स्थितियां उत्पन्न होती हैं, लेकिन बीएचयू में बहुत ज़्यादा इस तरह का नहीं था। वहाँ पे एक बड़ा अच्छा एक सकारात्मक वातावरण था। हाँ, मुझे लगा कि वहाँ पे जो भी साथ के लोग हैं उसमें एक पढ़ाई में भी मदद करते हैं जो वहाँ पे सीनियर्स हैं, और एक काफ़ी बेहतर वातावरण मिला मुझे लगता है कि वहाँ की जो मैंने पढ़ाई की और वहाँ पे एक जो हॉस्टल का जो माहौल था, जो यूनिवर्सिटी का माहौल था, वहाँ पे जो चीज़ें मैंने सीखी, मुझे लगा कि वो चीज़ें तत्काल उसका हमें फ़ायदा मिला, तत्काल वो चीज़ें हमें सकारात्मक ढंग से मदद की उन चीज़ों ने। तो एक परिवेश का जो असर होता है मैंने देखा कि काफ़ी व्यापक होता है और मैंने उसे महसूस किया। सर एक पारिवारिक जीवन से, व्यक्तिगत जीवन से एक प्रश्न, जो विवाह रहा सर वो प्रेम विवाह रहा या ये भी परिवार की रजामंदी से और आपके पिताजी के मार्गदर्शन में ही आपका विवाह हुआ? ये पिताजी के एक परंपरागत तौर पे एक परंपरागत परिवेश में था, और परंपरागत परिवेश में जैसे जिस तरह के शादियाँ तय होती हैं जिस तरीके से परिवेश में था, और परंपरागत परिवेश में जैसे जिस तरह के शादियाँ तय होती हैं जिस तरीके से रिश्ते तय होते हैं उसी तरीके से ये भी था। इसमें कोई नया ऐसा कोई रोमांचक जैसी कोई बात या घटना नहीं जुड़ी है। जी सर क्या कहना चाहेंगे, आपकी उच्च शिक्षा के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल पुलिस ट्रेनिंग हैदराबाद, सफ़र कैसा रहा, क्या नई चुनौतियां थी, क्या नया सीखने को मिला और वो अनुभव कैसा था? कैसे आप, क्योंकि बहुत सारे लाखों हजारों युवा जो हैं वो सिविल सर्विसेज में अपना भविष्य देखते हैं, अपना फ्यूचर देखते हैं, उनको कैसे सर साझा करेंगे अपना अनुभव? निश्चित तौर पे सिविल सेवा इस देश में युवाओं के लिए, उनके हौसलों को परखने के लिए, उनके प्रतिभा को एक मंच देने के लिए सबसे बेहतर जगह है। और निश्चित तौर पे एक युवा जब आगे बढ़ता है तो उसकी एक प्रथम जो मंजिल होती है, प्रथम जो उसका सपना होता है, जो उसका एम होता है, वो निश्चित तौर पे सिविल सर्विसेज होता है। आज हम देख रहे हैं IIT IIM करके बहुत सारे युवा जो सर्वश्रेष्ठ संस्थानों से करने के बाद इन सेवाओं में आ रहे हैं, क्योंकि इन सेवाओं का जो सामाजिक विस्तार है, इन समाजों का जो सामाजिक चुनौतियाँ हैं, इन सेवाओं का जो सामाजिक अवसर है वो और कहीं उपलब्ध नहीं है। तो इसमें जो निर्णय आप लेते हैं, इसमें इन चीज़ों को आप करते हैं, उससे हज़ारों लाखों लोग प्रभावित होते हैं। तो इस तरह की अवसर अन्य सेवाओं में नहीं है। अन्य किसी भी, अगर आप सिर्फ एक आपके जीवन के पूरी पद्धति को, जीवन के पूरे जीवन को प्रभावित करती है सर्विसेज, तो मुझे लगता है कि हमने भी इसमें निश्चित तौर पे एक हमारे साथ की जो पूरी टीम थी, हमारे साथ के कई लोगों ने इस तरह से किया, हम लोगों ने तैयारी की और हम लोगों ने भी सिविल सर्विसेज को ध्येय बना करके आगे उसमें तैयारी की। और जहाँ तक एकेडमी की बात आपने की, एकेडमी जो है न सिर्फ एक एकेडमी एक सिविल सेवा के लिए प्रशिक्षण देती है, पुलिस सेवा के लिए प्रशिक्षण देती है, बल्कि एक व्यक्ति के रूप में भी आपको व्यक्तित्व को मजबूत करती है। आपको बहुत सारे ऐसे स्किल्स सिखाती है जो कि आपके जीवन में, एक सामान्य जीवन में भी आपको समय समय पर मदद करती है। जिन चीज़ों को आप सीखते हैं, करते हैं, जिन चीज़ों के लिए आपको अवसर मिलता है, इसके आपके एक व्यक्तित्व में मजबूती आने के साथ साथ आपकी इच्छा शक्ति मजबूत होती है। आपका जो एक अंतर्विभागीय जो समन्वय है, आपके लोगों से जो एक दूसरे से जो आपकी व्यक्तित्व के बहुत सारे जो पक्ष हैं जो लोगों के सामने आते हैं, उन सारे चीज़ों को तराशती है। तो मुझे लगता है कि एक बड़ा बेहतर पक्ष था, एक बड़ा बेहतर अनुभव था, जिसने बहुत सारे आपके मन में झिझक होती है कि हम पता नहीं कर पाएंगे कि नहीं, हम पहाड़ पर चढ़ पाएंगे कि नहीं, हम रैपलिंग पहाड़ से कर पाएंगे कि नहीं, या बहुत सारे कहीं ना कहीं सर मजबूत बनाने का एड़ी चोटी का जोर लगाया जाता है कि कैसे भी आपको मतलब विशिष्ट सांचे में ढालना है, अनुशासित बनाना है। ऐसी चुनौतियां, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो एक दूर से आप देखते हैं आपको कठिन लगती हैं, आपको कई बार हौसलों को चुनौती देती हैं, लेकिन जब आप उस ट्रेनिंग का हिस्सा हो जाते हैं तब वो चीज़ें बड़ी आसान लगने लगती हैं। तो मुझे लगता है कि ये हर व्यक्ति के एक व्यक्तित्व को मजबूती देती है और बहुत सारे ऐसे स्किल्स देती है जो उसे ताउम्र उसको मजबूत रखती है। सर हमारे माध्यम से काफ़ी सारे युवा आपके साथ जुड़े हुए रहेंगे जो इस प्रोग्राम को देखेंगे। सर थोड़ी सी उत्सुकता है कि एक इंटरव्यू का जो दौर रहता है, चूँकि आप भी पहली बार सिलेक्शन के बाद दूसरी बार फिर आपने अप्लाई किया, दूसरी बार फिर आप इंटरव्यू तक पहुँचे और IPS के तौर पर आपका सिलेक्शन हुआ, तो सर ये इंटरव्यू का दौर कैसा रहता है? काफ़ी सारी उत्सुकताएँ हैं, कहते हैं शर्ट के बटन गिनवाए जाते हैं, कितने शर्ट में बटन है, सीढ़ियाँ
चुनौतियाँ और तरह तरह के बताए जाते हैं कि इस प्रकार के प्रश्न वहाँ होते हैं, तो क्या वाकई में ऐसा कुछ होता है या फिर बहुत? इंटरव्यू एक बड़ा ही सबसे प्रामाणिक और कह सकते हैं सबसे प्रभावी और निर्णायक दौर होता है। आप तमाम प्रतिस्पर्धा से गुजरने के बाद अगर इसमें अगर ठीक से नहीं कर पाए तो पूरी आपको फिर पुनर्मुशिको भव, आपको उसी जगह से यात्रा शुरू करनी पड़ती है, शुरुआत कर जहाँ से आपने सफ़र शुरू किया था। तो बड़ी एक जटिल यात्रा में आप पुनः उस दुष्चक्र में आ जाते हैं। लेकिन जहाँ तक सिविल इंटरव्यू की बात है, इंटरव्यू जो है एक मुझे लगता है कि वो फिर 10-20 मिनट में, आधा घंटा में या 2 दिन की कोचिंग में आप तैयारी नहीं कर सकते। आपके धीरे धीरे जो जीवन का जो एक व्यक्तित्व बनता है, जो चीज़ों को देखने का नज़रिया बनता है, विपरीत परिस्थितियों में काम करने की जो क्षमता विकसित होती है। जैसे कि आप अगर एक कहीं इलाके में रहते हैं, दिल्ली के मुखर्जी नगर में रहते हैं, किस इलाके में रहते हैं, आप पूर्ण विपरीत परिस्थितियों में कैसे उन समस्याओं को सामना करते हैं, आप दिल्ली में रहते हैं जो विभिन्न चुनौतियों में कैसे तैयारी करते हैं, आप कैसे उन चीज़ों को तो उन चीज़ें आपको तय करती हैं, आपके व्यक्तित्व में कहीं ना कहीं वो डिफरेंस लाती हैं। जो सब्जेक्ट जो लाते हैं, मैं कहना चाहूँगा कि जो सब्जेक्ट हम सीखते हैं, चाहे मैथ्स हैं, चाहे फिजिक्स के रूल्स पढ़ें, चाहे हिस्ट्री की घटनाओं को पढ़ें, ये चीज़ें आपको समय के साथ पीछे छूट जाती हैं। आप पानीपत की लड़ाई को कहीं इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, लेकिन उस पढ़ने के दौरान जो आपका एक टेंडेंसी विकसित होती है, आपका जो एक प्रवृत्ति विकसित होती है, आपका जो एटीट्यूड जो बनता है, उन चीज़ों के दौरान धैर्य जो विकसित होता है, जो आपका एक व्यक्तित्व बनता है, वो चीज़ें अंततः आगे कैरी फॉरवर्ड होती हैं, काम करती हैं। तो इंटरव्यू में इन चीज़ों को परखने की कोशिश होती है और मुझे लगता है कि हम अगर संतुलित ढंग से रहें, अगर हम सामान्य ढंग से अपनी चीज़ों को रखें, एक स्पष्टता के साथ रखें, पारदर्शिता के साथ रखें, तो इंटरव्यू कोई बड़ा मुकाम नहीं है, हम आसानी से इन चीज़ों को पार कर सकते हैं। सर, काफ़ी सारे विद्यार्थियों का ऐसा मानना होता है कि हम दिल्ली कोचिंग करने जाएंगे तो ही हम आईपीएस में सिलेक्शन पा सकते हैं, आईएएस बन सकते हैं, हम बहुत बड़े कोचिंग संस्थानों से जुड़ेंगे तो ही हम सफलता हासिल कर सकते हैं। ऐसे युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या कोचिंग ही एक महज माध्यम, चूँकि अब विद्यार्थियों को जहन में ऐसा लगता है कि कोचिंग ही एक महज माध्यम है, कई बार परिवार को उस चीज़ का दोषी मान लेते हैं कि परिवार वो सुविधाएं मुहैया नहीं करा पा रहा है, दिल्ली नहीं भेज पा रहा है, बड़ी जगहों पर कोचिंग नहीं करवा पा रहा है, इसलिए शायद हम सफल नहीं हो पा रहे हैं। कैसे देखते हैं आप? ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर हम देखेंगे तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ कोचिंग के कारण हम आगे बढ़ पाएंगे या कोचिंग बिल्कुल अपरिहार्य है। अब तो बहुत सारा इंटरनेट के माध्यम से बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं, ऐसे ऑनलाइन सामग्री है कि अब तो हम छोटे क्षेत्रों में भी बैठकर सारी चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं। जब हम लोग तैयारी करते थे तो ये सुविधाएँ नहीं थी, इस तरह की संभावना नहीं थी, लेकिन अभी ये संभावना भी है। तो हम तो छोटे जगहों पे भी, एक छोटे से कस्बे में भी बैठ करके पूरी दुनिया से हम जुड़े रह सकते हैं, तैयारी का वही स्तर दे सकते हैं, वही मापदंड स्थापित कर सकते हैं जो समानता है। तो मुझे लगता है कि बड़े शहरों से आपको एक प्रतिस्पर्धा का अवसर जरूर पता चलेगा कि हम किस जगह पे खड़े हैं, कितने लोग हमसे आगे हैं, हम उस पानी में कहाँ तक अभी टिक पा रहे हैं। लेकिन जहाँ तक अगर हमें पूरी चीज़ों का आइडिया हो और एक बार हमें उसका फील हो, हमें मालूम है कि हम कहाँ खड़े हैं, तो हम किसी भी जगह पे उस तैयारी को उतने ही पैनापन से कर सकते हैं। सर, कैसे देखते हैं आईपीएस ही क्यों, आईएएस क्यों नहीं? क्या आप आईपीएस ही बनना चाहते थे, आईएएस क्यों नहीं? हर सर्विस उतनी ही महत्वपूर्ण है, लेकिन मुझे लगता है कि जब आप पुलिस में आते हैं तो पुलिस में भी आपके कार्य करने की जो प्रवृत्ति है, जिस तरह से आप लोगों से जुड़ते हैं, जिस तरह आप इंस्टेंट अंतर लाते हैं, एक हंसते हुए एक व्यक्ति जो रोता हुआ परेशान होता है, आप उसके चेहरे पे मुस्कान ला देते हैं, तो मुझे लगता है कि एक काफ़ी आपका उन चीज़ों के प्रति आप अंतर जो लाते हैं, ये चीज़ें आपको प्रभावित करती हैं। और ग्रामीण क्षेत्रों में जब आप रहते हैं तो ग्रामीण क्षेत्रों में एक इस तरह के सर्विसेज का आपको शुरुआती दौर में लगता है कि हम बेहतर है, इनका ज़्यादा आकर्षण है, हम ज़्यादा बेहतर ढंग से कर सकते हैं, तो एक सहज प्रवाह के रूप में हमने लिया। बाकी सभी सर्विसेज बढ़िया हैं, सभी के अपने अलग अलग उत्तरदायित्व हैं, सभी महत्व। सर, सिलेक्शन के बाद का दौर और सिलेक्शन के पहले, चूँकि हम फिल्मों का भी हमारे जीवन पर बहुत महत्व रहता है, हम फिल्मी दुनिया में पुलिस का रोल देखते हैं, किस तरीके से दुश्मनों का सामना करती है, डिशोम इस टाइप से। तो सर, क्या आपके भी जहन में था कि जब मेरा आईपीएस में सिलेक्शन हो जाएगा तब मैं भी इस तरीके से मतलब पुलिस को होल्ड करके चलूँगा, या ऐसा एक बोल सकते हैं कि निर्भीक कमांडर के तौर पर सभी का नेतृत्व करूँगा और जनता को कैसे सहूलियत हो, कैसे उनकी समस्याओं का निराकरण हो, क्या ऐसा कुछ जहन में चलता था सर? ये एक निश्चित तौर पर जब पुलिस के रूप में जब पुलिस को बाहर से देखते हैं तो पुलिस का अब जो छवि होती है वो फिल्मों के माध्यम से आप बाहर इन चीज़ों को देखते हैं, दूर से एक अलग आपकी एक उसके बारे में दृष्टिकोण होता है। लेकिन जब आप करीब से देखते हैं तब लगता है कि नहीं, पुलिस के सामने वो चुनौतियाँ भी हैं। वो जो बाहर से एक आकर्षण दिखता है, बाहर से जो एक ग्लोरीफाइड चीज़ें देखती हैं, कई बार उसके पीछे बड़ी चैलेंजेस होते हैं। जो टेबल के एक सिरे पर होते हैं, जब सिरा बदलता है तो साथ साथ जिम्मेदारियाँ आपकी आ जाती हैं।
तो पुलिस को हमेशा पुलिस की एक समाज में बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी रहे है। आप चाहे आप मौर्य काल से ले लें, उस समय जो भूमिका होती थी पुलिस की, और उस समय से लेकर के और अभी तक अगर हम कहें तो समाज की सुरक्षा, उसके विकास, उसके अस्तित्व, उसके एक किसी समाज के बारे में अवधारणा बनाने के लिए वहाँ की पुलिसिंग कैसी है, वहाँ की कानून व्यवस्था कैसी है, ये महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। तो पुलिस की लगातार रोल जो है काफ़ी महत्वपूर्ण होती जा रही है। एक सभ्य समाज में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और मुझे लगता है कि चीज़ों को आप देखते हैं जब शुरुआती दौर में जब आप पुलिस में नहीं होते हैं तो थोड़ा सा आपका नज़रिया अलग होता है। कई बार चीज़ें होती हैं, और ये भी मैं कहूँगा कि जो अच्छी बुरी चीज़ें भी हर जगह होती हैं। हम 90% लोग कई चीज़ों के बारे में ऐसे अवधारणा बना लेते हैं जिसको उन्होंने प्रथम खुद नहीं देखा होता है, और कहीं से सुन करके या कई बार दूसरे तरीके से। हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि पुलिस से जब हम इंटरेक्ट करेंगे, पुलिस के जब हम दूसरे पक्ष को देखेंगे तो मुझे लगता है कि पुलिस एक काफ़ी महत्वपूर्ण और सकारात्मक भूमिका निभा रही है। अभी कोविड का एक माहौल हमने देखा कि पूरे देश भर में जिस तरीके से कोविड को लेकर के एक सकारात्मक भूमिका बनी, जिस तरह पुलिस ने काम किया। और अभी कोविड ही नहीं, हर चुनौतीपूर्ण माहौल में पुलिस जिस तरीके से काम करते हैं देश भर में, एक काफ़ी इसे सकारात्मक मैसेज आता है और उससे रेखांकित होता है कि पुलिस की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है। ये तो खैर बिल्कुल गौरवशाली समय रहा जब कोरोना काल में किसी ने सोचा भी नहीं था कि पुलिस का ऐसा चेहरा सामने आएगा। पुलिस विभाग का पूरे ही देश में बेहद सतर्कतापूर्ण और जागरूक रवैया नजर आया जब पुलिस महकमे के छोटे बड़े सभी अधिकारी और कर्मचारियों ने जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनकी मदद की, सहयोग किया और घर घर राशन सामग्री से लगा के तमाम सुख सुविधाएं उन्हें मुहैया कराई। चर्चा करेंगे कि देश की सीमाओं पर हमारे देश के सैनिक सिपाही हमारे देश की रक्षा करते हैं, लेकिन अगर देश की आंतरिक सुरक्षा की बात की जाए तो पुलिस महकमा तैनात रहता है हमारी और जनता की सुरक्षा के लिए। सर, कैसे देखते हैं अपने अधीनस्थों को मोटिवेट करने के लिए आप क्या करते हैं? क्योंकि सीमा पर जो सिपाही हैं उन्हें तो लगातार बोला जाता है कि भारत माता ही हमारी माँ है और भारत से बढ़ के हमारे लिए कुछ नहीं है और देश की सुरक्षा कैसे भी करनी है और दुश्मनों को, घुसपैठियों पर हमको नज़र रखनी है, फतेह हासिल करनी है। सर, आंतरिक सुरक्षा जो करते हैं, जो कांस्टेबल लेवल के जो हैं, जो एसआई हैं, जो इंस्पेक्टर हैं, ये काफ़ी सारी चुनौतियों का सामना ज़्यादा करते हैं क्योंकि ये फील्ड पर होते हैं। सर, कैसे देखते हैं इन्हें मोटिवेट करने के लिए? क्या आप कुछ ऐसा प्रोग्रामिंग? सर, दोनों जो चुनौतियां हैं उतनी ही महत्वपूर्ण है। हम देखते हैं कि हम 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस मनाते हैं। जब हम उसकी सूची को पढ़ते हैं जिसमें देश भर में पूरे साल भर में जो भी शहीद हुए हैं, जो भी पुलिस की जिम्मेदारियां निभाते हुए राष्ट्र की सुरक्षा करते, तो उसमें हमने पाया, देखते हुए कि हर साल 500-700 जवान जो हैं पूरे देश भर में शहीद होते हैं। आंतरिक सुरक्षा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। आंतरिक सुरक्षा की जो चुनौतियां होती हैं, आंतरिक सुरक्षा के जो जवानों की जिम्मेदारी है, बाह्य सुरक्षा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है, लेकिन वो जिम्मेदारी किसी खास फ्रंट पे कभी कभी आती है। आंतरिक सुरक्षा ऐसी है जो 24 घंटे आपके सामने है, और बाह्य सुरक्षा में आप आरोपियों को पहचान सकते हैं, जो है वो बिल्कुल ईयर मार्क्ड है कि कौन सी जगह सामने समझ में आता है कि यहाँ पर चुनौतियाँ आपको आ सकती हैं। कई बार आपको समझ में नहीं आता, या तो छुपे हुए अपराधी हैं जो पता ही नहीं चलता, अपराधी हैं, कई बार ऐसी कानून व्यवस्था की स्थिति रहती है। तो पुलिस की जो स्थिति है, पुलिस के जो हैं उसमें बिल्कुल चुनौतीपूर्ण भूमिका है, लेकिन अच्छा है कि पुलिस ने लगातार एक अपने जहाँ तक कार्य प्रणाली है, जहाँ तक अपनी जिम्मेदारी है, उसको बड़ी गंभीरता से लिया है, बड़ी मजबूती से लिया है और काफ़ी एक सकारात्मक ढंग से इस कानून व्यवस्था को भी किया है। मध्य प्रदेश में विशेष तौर पे पुलिस काफ़ी सक्रिय है और पीपुल फ्रेंडली है। यहाँ पे बहुत सारी ऐसी तरीके हैं मुख्तलिफ जो सोशल तरीके से सामाजिक रूप से जुड़ करके लोगों को मोटिवेट करके बहुत सारी सामाजिक समस्याओं के मुद्दे पे आकर के पुलिस लगातार प्रयास करती है और उसके परिणाम। सर, आप अपने अधीनस्थों को मोटिवेट करने के लिए क्या करते हैं? समय समय पे जैसे बताया जाता है कि कस्में याद दिलाई जाती हैं कि हमने जब ज्वाइनिंग की थी तब ये कसम ली थी कि हम जनता की सेवा करेंगे, पूर्ण निष्ठावान, पूर्ण ईमानदारी। सर, क्या ये कस्में याद दिलाई जाती हैं? क्या उनको मोटिवेट करने के लिए कोई फिल्म या कोई वाक्य या पुराना कोई इतिहास का कोई दृश्य जानबूझ के दोहराया जाता है ताकि वे अपने कर्तव्यों को लेकर के निष्ठावान रहें? मोटिवेट करने के लिए आवश्यक है कि अगर कोई अच्छा काम करे तो उसे तत्काल पुरस्कार दें और कोई बुरा काम करे तत्काल उसे सजा दी जाए। ये मोटिवेशन में सबसे महत्वपूर्ण इसका सूत्र है। ऐसा नहीं हो सकता कि टके सिर खाजा टके सिर भाजी, मतलब सब कुछ अगर एक ही रहेगा तो फिर उसमें उसका अच्छा करे बुरा करे असर नहीं होगा। आवश्यक है कि हम अच्छे को पुरस्कृत करें, बुरे को इनाम दें
और पुलिस विभाग में भी इसका बड़ा सख्ती से पालन होता है, जिसका परिणाम सकारात्मक रहता है। सर कैसे देखते हैं थाने स्तर पर काफ़ी सारी समस्याएं हमेशा उजागर होती आई हैं, आप बेहद संजीदा रहते हैं, सहज उपलब्ध हैं लोगों को, आम जनता को भी आपकी जनसुनवाइयाँ होती हैं, जनता लगातार आपके पास समस्याएं लेकर आती है, परंतु FIR एक ऐसा शब्द है जो सभी के कानों में गूंजता है, आए दिन सुनने में आता है कि हम घंटों खड़े रहे थाने पर, हमारी सुनवाई नहीं हुई, FIR नहीं हुई। आपके पास भी ऐसे वाक़े आते होंगे, ये ऐसा क्यों है सर कि पुलिस को लेकर के जनता में खौफ ज़्यादा है, बल्कि वो खौफ तो अपराधियों में होना चाहिए, अपराधियों में खौफ कम है, जनता ज़्यादा डरती है पुलिस से, ऐसा क्यों? पुलिस की लगातार कोशिश रहती है कि पुलिस जो है आम जनता के प्रति मित्रवत हो, और जो अपराधी हैं, जो असामाजिक तत्व हैं, उनके लिए एक अभेद्य चुनौती बनी रहे। और इसमें सभी अगर कोई उल्लंघन करता है, अगर कोई लगता है कि नहीं अपराधियों की मदद किया या अपराधियों के प्रति कहीं अगर नम्र हुआ या उसके प्रति उसने सही कदम नहीं लिया, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाती है, तमाम जवानों के विरुद्ध भी कार्रवाई की जाती है। तो मुझे लगता है कि पुलिस को जो लगातार ये ध्येय वाक्य बताया जाता है कि आप अपराधियों के प्रति सख्त रहें, सख्त कार्रवाइयाँ करें, अगर देखेंगे तो लगातार काफ़ी सख्त कार्रवाइयाँ हुई हैं अपराधियों के खिलाफ, तमाम भागे हुए जो तमाम फरार अपराधी हैं, जो तमाम अपराधी हुए घटनाएँ हुई हैं, सभी में पुलिस ने बहुत प्रॉम्प्टली रिस्पॉन्ड किया है, तत्कालिक तौर पे कार्रवाई की है। तो मुझे लगता है कि उसका एक सकारात्मक असर रहा है, और पुलिस की सक्रियता से लोगों में भी एक पुलिस के प्रति भरोसा लगातार बढ़ा है। सर राजनीति का दबाव पुलिस पर ही नहीं, प्रशासन पे भी, अन्य तमाम विभागों पर बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन पुलिस हमेशा हाईलाइट होती है कि पुलिस पर राजनीति का दबाव बहुत ज़्यादा होता है। कोई बहुत बड़ा विधायक या MP नहीं, जो इनके जो अधीनस्थ जो छोटवैया नेता होते हैं, वो फ़ोन लगाने में या प्रेशर क्रिएट करने में बड़े माहिर होते हैं। तो क्या आपको भी समय समय पर इस प्रकार के दबावों का, इस प्रकार के प्रेशर का सामना करना पड़ता है, और धैर्य कैसे रखते हैं कि कुछ कहानी बिगड़े भी ना और परिस्थितियां भी सामान्य चलती रहें और परिस्थितियां सामान्य हो भी जाएं? आपके सामने एक ही उद्देश्य रहता है कि आप IPC CRPC का अगर पालन कराते हैं, आप सही ढंग से कानून की परिधि में चलते हैं, तो मुझे लगता है कि किसी तरह का दबाव नहीं होता। दबाव तब आता है जब एक तरफ आप गलत कर देते हैं तो फिर आप दूसरे गलत करने की तरफ बढ़ने लगते हैं। अगर आप निष्पक्ष ढंग से, पारदर्शी ढंग से अगर आप सही तरीके से बढ़ते हैं, अगर कानूनी परिधि में काम करते हैं, तो मुझे लगता है कि किसी तरह का दबाव आप महसूस नहीं करते, और पूरा परिवेश भी आपको पूरी तरह से सहयोग करता है। सर तबादले को कैसे देखते हैं? ये शब्द कान में कभी तो कौंधता होगा कि बहुत अच्छा चल रहा था यार, तबादला क्यों हो गया? बहुत अच्छा काम कर रहे थे आप, लेकिन जैसे ही सत्ता का परिवर्तन हुआ मध्य प्रदेश शासन में, वैसे ही आपका तबादला कर दिया गया। बल्कि वो बड़ा ही शॉकिंग था इंदौर की जनता के लिए भी, क्योंकि आप सहज उपलब्ध होते हैं सभी के लिए, परंतु जब आपका तबादला हुआ तो जनता के जहन में एक सवाल उठा कि आखिर ये क्यों? तो ये तबादला आपके जीवन में कैसे महत्व रखता है, और क्या कुछ चलता है जब तबादले की खबर आती है? मुझे लगता है कि तबादलों को लेकर के ज़्यादा विचलित नहीं होना चाहिए, उसको ज़्यादा मंथन नहीं करना चाहिए, मेरा व्यक्तिगत मत है। क्योंकि तबादला जो है एक शासकीय प्रक्रिया है, और मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को हर जगह काम करने की संभावना रहती है। हम नए परिवेश में, नई जिम्मेदारी में, नई चुनौती में काम करें। जहाँ हम गए उस जगह पे भी आपको काम करने की अलग चुनौतियाँ रहती हैं, उसमें हम काम करें। तो मुझे लगता है कि इसको लेकर के बिल्कुल विचलित नहीं होना चाहिए। ये पूरी प्रक्रिया का, ये जो पूरी आपकी जो कार्यप्रणाली होती है, ये जो पूरी चुनौती होती है, उसका एक हिस्सा मान करके इसे सहज भाव से लेना चाहिए। सर 15-16 साल का लगभग आपका कार्यकाल है, सबसे चुनौतीपूर्ण सफ़र कौन सा रहा? कहाँ की पोस्टिंग थोड़ी सी ज़्यादा ऐसा लगा कि ये थोड़ा सा पेचीदा मामला है? देखिए, चुनौतियां तो हर जगह आती हैं। पुलिस ऐसी फैक्ट से जो हर जगह आपके पास चुनौती होती है, चाहे बालाघाट में नक्सली की चुनौती हो, चाहे कई बार सांप्रदायिक रूप से चुनौती, खंडवा में कई बार बहुत गंभीर चुनौती आई, जबलपुर में कई बार अपराधों की चुनौती आई, कानून व्यवस्था की चुनौती आई, ग्वालियर में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की चुनौती आई। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और कई ऐसे सामाजिक जो चुनौतियाँ हैं, कई तरह के बड़े अपराधी जो हैं, जो कई माफिया हैं बड़े, उसकी चुनौती इंदौर में भी सामने आई। तो चुनौतियां आपके पास हर वक्त रहती हैं। बेहतर है कि आप कैसे उसको प्रभावी ढंग से उससे निपटते हैं, कैसे व्यवस्था को बेहतर करते हैं, कैसे लोगों को राहत दिलाते हैं। मुझे लगता है कि लगातार कोशिश की गई है कि इस क्षेत्र में बेहतर किया जाए। सर आप पहले भी इंदौर में DIG रहे, आप फिर से एक बार इंदौर में आपको काम करने का अवसर मिला, तब में और अब में क्या अंतर है? क्या अपराधों में कोई गिरावट आई? कोई ऐसे अपराध जो अब बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, पहले कम हो रहे थे, या कोरोना काल के दौरान भी हमने देखा कि लॉक अनलॉक दोनों समय चोरियां खूब हुई, हत्याएं लगातार हो रही हैं, साइबर क्राइम लगातार बढ़ रहा है, तकनीकी अपराधों को अंजाम दिया जा रहा है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे?
जी हाँ, अपराधों में निश्चित तौर पर अंतर है। अपराध की बात हम कहें तो परिवेश ही पूरा बदला है। अभी हम संक्रमण काल के उस दौर से गुजर रहे हैं जिसने सामाजिक आर्थिक पूरी नींवें हिला दी हैं, पूरा परिवेश बदल गया है। उसका अर्थ स्तर हर जगह असर पड़ा है और उसका असर अपराधों पर भी पड़ा है, अपराधों को पकड़ने के ढंग पर भी पड़ा है। अपराधियों का जिस तरीके से अब हम मास्क लगाने पर बाकी चीज़ों से पुलिस के सामने चुनौतियाँ बढ़ी हैं। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो अपराधों के अगर हिसाब से तो बहुत सारे साइबर क्राइम जैसे अपराध बढ़े हैं। साइबर का पहुंच बढ़ी है। लोगों ने इस समय का उपयोग बहुत हद तक दुनिया से जुड़ने के लिए साइबर तकनीक का सहारा लिया है। उससे अपराधों को शिकार करने वाले और अपराध का शिकार होने वाले दोनों की संख्या बढ़ी है। तो पुलिस ने इसके लिए एडवाइजरी भी जारी की है। पुलिस ने अपने साइबर सेल को भी मजबूत किया है और बदली हुई चुनौतियों के अनुरूप पुलिस ने अपने को ढाला भी। सर, क्या कोई योजना है इससे लेकर के, साइबर क्राइम को लेकर के, इन्हें कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रण के लिए? क्योंकि अपराध तो लगातार होते रहेंगे पर उसकी कोई प्लानिंग तो आपने बनाई होगी। साइबर सेल में लगातार ये किया गया। साइबर सेल में एक अलग से यूनिट बनाई गई है, अलग से इकाई बनाई गई है जो इसके लिए लगातार काम। सर, एक अंतिम प्रश्न पूछना चाहेंगे, आपसे जनता लगातार सीधे जुड़े, सीधे संवाद हो डीआईजी से, इंदौर पुलिस के मुखिया से, इसके लिए क्या कोई योजना, कोई एप्लीकेशन, कुछ ऐसा कुछ तैयार किया है कि जनता लगातार आपसे जुड़े? दूसरा, दर्शकों को बताना चाहेंगे कि देश में पहली मर्तबा हरिनारायण चारी मिश्रा जी के ही माध्यम से ये हुआ कि संजीवनी हेल्पलाइन की शुरुआत की गई थी, ताकि जो युवा या जो जिंदगी से हारे हुए जो लोग हैं, जो आत्महत्या को जीवन का अंतिम पड़ाव समझ के उसे ग्रहण करते हैं, आत्महत्या की तरफ बढ़ते हैं, ऐसे लोगों को आत्महत्याओं से बचाने के लिए और जीवन में एक नए उत्साह की क्रांति पैदा करने के लिए हेल्पलाइन जारी की। सर, इन दोनों विषयों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? निश्चित तौर पे एक मैंने कहा कि पुलिस अपने सामाजिक जिम्मेदारियों को भी निभाती है और एक सामाजिक जिम्मेदारी थी जब घटनाएं इस तरह की काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही हैं। हर शहर में जितनी हत्याएं होती हैं उससे 4 गुना से 5 गुना लोग सुसाइड करते हैं, जो कि चीज़ें बहुत ज़्यादा लाइट में नहीं आती, लाइट में। तो हमें इन चीज़ों को भी ध्यान रखना चाहिए। पुलिस ने यहाँ भी पहले हम लोगों ने जबलपुर में शुरू किया था, ग्वालियर में भी इस तरह की काम एक हेल्पलाइन काम कर रही है और यहाँ भी एक हेल्पलाइन काम कर रही है जिसमें हज़ारों लोगों की जान अब तक बची है। तो पुलिस की एक सामाजिक भूमिका, एक सामाजिक दायित्व के तहत पुलिस ने इस कार्य को किया है और साथ ही साथ पुलिस के सामने निश्चित तौर पे ये एक चुनौती रहती है कि इस तरह के अपराधों, इस तरह के जो सामाजिक चुनौतियाँ हैं उसको गंभीरता से ले और इसके लिए एक सक्रिय प्रयास करें और जब प्रयास करती है तो उसके सकारात्मक परिणाम भी सामने आते हैं। सर, जनता से जुड़े रहने के लिए या जनता आपसे सीधे अपने समस्याओं को साझा करे, इसके लिए क्या कोई हेल्पलाइन या कोई नया माध्यम? निश्चित तौर पे जनता से जुड़े रहने के लिए समान तौर पे हम लोगों ने एक यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। 100 नंबर के माध्यम से भी जो शिकायतें आती हैं उसको हम लोग करते हैं। यहाँ पे शिकायत पेटी, अगर कोई गोपनीय रूप से शिकायत अगर करता है तो अगर चाहे तो यहाँ पे हमारे शिकायत पेटी में आकर देता है, वो व्यक्तिगत हमारे समक्ष खोला जाता है और संबंधित व्यक्ति से संपर्क करके उसका निराकरण होता है। अगर कोई ऑनलाइन शिकायत देना चाहता है, अगर कोई सूचना देना चाहता है तो बहुत सारे लोग हमको ट्विटर के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से भी सूचनाएं देते हैं और साथ ही साथ कार्यालय में आकर के भी प्रतिदिन बहुत सारे लोग मिलते हैं। तो लोग सीधे संपर्क कर सकते हैं, सीधे अपनी सूचनाएं दे सकते हैं, व्यक्तिगत तौर पर आकर मिल सकते हैं। तो लगातार लोग सूचना के माध्यम से या तकनीक के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। उनका लगातार उनके जो शिकायतें हैं उसकी सुनवाई होती है और होती रहेगी। सर, पुलिस जनता का हमेशा ये मानना रहता है कि गरीबों की सुनवाई नहीं होती। एक आम आदमी जब पुलिस के पास जाता है तो बहुत घंटों इंतज़ार करना पड़ता है, उसके बाद भी सुनवाई होगी या नहीं होगी, एफआईआर होगी या नहीं, इसका कोई बोला जा सकता है कि कोई श्योरिटी नहीं है कि ये काम होगा। सर, ऐसे में कैसे इन तमाम दाग धब्बों को, ये छवि क्योंकि ख़राब करता है पुलिस का कि क्यों पुलिस एक आम जनता के लिए काम नहीं करती? क्या पुलिस केवल बड़े शहंशाहों के लिए ही काम करती है? क्या उन्हीं के दबाव में केवल एफआईआर होती है या उन्हीं की सुनवाइयाँ होती है? ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप इस कार्यालय से जब बाहर निकलेंगे तो आपको सैकड़ों लोग, 50 लोग मिलेंगे जो गरीब हैं। तो देखने से लगेगा कहाँ किसी गांव से, किसी छोटे कस्बे से बड़ी इफ्तार है, सबकी सुनवाई होती है। अगर कहीं थाने से या कहीं किसी स्तर पर अगर कहीं कभी लापरवाही होती है तो उसके लिए सख्ती से कार्रवाई की जाती है, उसको गंभीरता से लिया जाता है। तो ये थी इंदौर के डीआईजी हरिनारायण चारी मिश्रा जी से हमारा विशेष संवाद कि आखिरकार कैसे सिवान के एक छोटे से कस्बे, छोटे से गांव से निकल करके कैसे इंदौर डीआईजी तक का मुकाम उन्होंने कैसे हासिल किया। चर्चा और संवाद को लगाएंगे पूर्ण विराम। देखते रहिए रेड 9 और मुझे दीजिए इजाज़त।